नमस्कार। दिल्ली की हवा और साथ ही पुरानी गाड़ियों पर जो नई पाबंदी लगी है आजकल ये काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में नियम आ गया है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। सही। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं, तो सोचा आज इसी नियम को थोड़ा गहराई से समझें जरूर। कि ये क्यों लाया गया, कैसे काम कर रहा है ये सिस्टम, और जमीन पर मतलब क्या मुश्किलें आ रही हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो कदम है ये असल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग मतलब CAQM जो है ना, हाँ, CAQM जो पूरे NCR में एयर क्वालिटी का काम देखता है, उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है ये। अच्छा। उनका लक्ष्य है कि 2026 तक दिल्ली NCR से ये जो पुरानी गाड़ियां हैं जिन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स या ELVs कहते हैं, उन्हें पूरी तरह हटा दिया जाए। ओह, 2026 तक। हाँ, तो 1 जुलाई से इन पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देना वो उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, कह सकते हैं। यानी अब पंप पर गाड़ी की उम्र देखकर तेल मिलेगा। ये सुनने में जितना मतलब सीधा लगता है, लागू करना तो उतना ही मुश्किल होगा शायद। मुश्किल तो है। क्या कोई खास टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल हो रही है इसके लिए? हाँ, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। देखिए, दिल्ली के लगभग 498 पेट्रोल पंप्स और जो 3 बड़े ISBT हैं, बस अड्डे, हाँ, ISBTs, वहां पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी ANPR कैमरे लगाए गए हैं। ANPR कैमरे, अच्छा। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं और फिर उसे फौरन जो नेशनल व्हीकल डेटाबेस है वाहन, हाँ, उससे मैच करते हैं। वाहन पोर्टल से। हाँ, और अगर सिस्टम को लगता है कि गाड़ी पुरानी है, मतलब ELV कैटेगरी में है, तो एक ऑडियो अलर्ट बजता है। ओके। और फिर पंप अटेंडेंट फ्यूल नहीं देते, और नियमों के तहत तो गाड़ी जब्त भी हो सकती है अगर कोई छूट वगैरह लागू नहीं होती तो। में तो लगता है कि भाई पूरी तैयारी है, लेकिन क्या ये सिस्टम मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? ये यहीं पर असल चुनौतियां सामने आ रही हैं। देखिए, खुद दिल्ली सरकार ने भी माना है कि इन ANPR कैमरों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हो रही हैं। अच्छा, जैसे कभी सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे, कभी स्पीकर खराब है जिनसे अलर्ट आना है, और कुछ मामलों में वो जो नई वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स है ना, HSRPs, हाँ, HSRPs, उनको पहचानने में भी दिक्कत आ रही है सिस्टम को। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है डेटा इंटीग्रेशन की। मतलब दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हाँ, NCR वाले, हाँ, NCR वाले राज्य, उनका व्हीकल डेटा भी दिल्ली के सिस्टम से पूरी तरह जुड़ा नहीं है। तो इसका मतलब तो हो ये रहा है कि लोग बस दिल्ली बॉर्डर पार करके बाहर के पंप से आसानी से तेल भरवा रहे हैं, तो नियम का असर एक तरह से कम हो रहा है। हाँ, ये तो लूप होल हो गया एक तरह का। बिल्कुल, और जाहिर है इससे लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है और कुछ लोग रोक लगाने की मांग भी कर रहे हैं। और इसका स्केल कितना बड़ा है? मतलब दिल्ली में ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जिन पे ये नियम सीधे सीधे लागू होता है? आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। जो वाहन डेटाबेस है उसके हिसाब से सिर्फ दिल्ली में ही करीब 62 लाख ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं। 62 लाख? हाँ, इसमें करीब 41 लाख तो टू व्हीलर्स हैं और कोई 18 लाख के आसपास कारें और दूसरे 4 व्हीलर्स। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा, और ये सिर्फ दिल्ली का है। NCR के बाकी शहरों को मिला लें तो ये संख्या और भी बढ़ जाती है। और इनके प्रदूषण पर असर की बात करें तो मतलब ये पुरानी गाड़ियां कितना ज्यादा पोल्यूशन करती हैं? देखिए, असर बहुत ज्यादा है। ये जो पुरानी गाड़ियां हैं, खासकर जो BS6 नॉर्म से पहले की हैं, वो नई गाड़ियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि 5 गुना तक ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 छोड़ सकती हैं। 5 गुना? ओह, तो पर्यावरण के लिहाज से तो ये कदम बहुत जरूरी लगता है फिर। हाँ, जरूरी तो है। क्या इसका कोई मजबूत कानूनी आधार भी है? मतलब क्या ये लीगली साउंड है? हाँ, कानूनी आधार काफी साफ है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जो है, हाँ, NGT, उसने 2015 में ही ये निर्देश दे दिया था कि ऐसी पुरानी गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों से हटाया जाए। अच्छा, 2015 में ही? हाँ, और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी NGT के इस निर्णय को क्या कहते हैं, कंफर्म कर दिया था, उसे सही ठहराया था। ओके। और फिर दिल्ली का अपना मोटर व्हीकल एक्ट है और वो नए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियम 2025 भी हैं जो ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप करने की बात करते हैं। तो कानूनी तौर पे ये कदम बिल्कुल ठोस जमीन पर है। दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों का हिस्सा तो काफी बड़ा माना जाता है ना? हाँ, बहुत बड़ा। दिल्ली NCR में जो हवा की हालत है उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा है। अगर हम PM 2.5 की बात करें तो करीब 28% हिस्सा गाड़ियों से आता है। 28%? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड का करीब 41% और नाइट्रोजन ऑक्साइड का तो लगभग 78% हिस्सा गाड़ियों के धुएं से है। ओह माय गॉड, 78% नॉक्स? जी,
तो उम्मीद यही है कि इन पुरानी ज़्यादा धुआं फेंकने वाली गाड़ियों के हटने से हवा की क्वालिटी सुधरेगी और लोगों की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो ये कदम ज़रूरी तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर जैसा आपने बताया तकनीकी दिक्कतें हैं, लोग बाहर से तेल भरवा रहे हैं, तो क्या एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सिर्फ उम्र के आधार पर गाड़ियों को रोकना काफ़ी है? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। एक्सपर्ट्स जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लोग हैं, उनका मानना है कि ये एक ज़रूरी कदम तो है, पर शायद अकेला काफ़ी नहीं है। अच्छा। उनका तर्क ये है कि गाड़ी की उम्र तो एक फैक्टर है, लेकिन उसका रखरखाव कैसा है, उसकी सर्विसिंग टाइम पर होती है या नहीं, ये भी प्रदूषण के लिए बहुत मायने रखता है। सही बात है। एक खराब हालत वाली नई गाड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर सकती है। और दूसरा, ये जो मॉडल है उम्र वाला, ये शायद पूरे देश में एक जैसा लागू करना भी मुश्किल हो। हाँ, ये भी है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस नियम के साथ साथ दूसरे उपाय भी मजबूती से लागू किए जाएं, जैसे फ्यूल की क्वालिटी और बेहतर करना, गाड़ियों की जो प्रदूषण जांच होती है PUC सर्टिफिकेट, उसको और सख्ती से लागू करना, और सबसे ज़रूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाना ताकि लोग अपनी गाड़ियां कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो फ्यूल बैन है, ये दिल्ली की हवा साफ करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसे लागू करने में कई पेचीदगियां हैं। हाँ, और ये बहस भी अपनी जगह है कि क्या सिर्फ गाड़ी की उम्र देखना ही प्रदूषण रोकने का सबसे सही या एकमात्र तरीका है? क्या इस तरह के जो सीधे सीधे प्रतिबंध हैं वही वायु गुणवत्ता जैसी जटिल मल्टीलेयर प्रॉब्लम का स्थायी हल दे सकते हैं? या फिर हमें समस्या की जड़ में जाकर और गहरे सिस्टमिक बदलाव लाने की जरूरत है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज इस पूरी जानकारी को इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।